हेलो बेटा, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करेंगे मर्क्यूरी सेल, जिसे रूबेन मैलोरी सेल भी कहते हैं। बेटा, ये एक नया टाइप का सेल है। इससे क्या है, इसमें आपको ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ हमें कम करंट की वैल्यू जो है डिमांड हो रही है। जैसे हियरिंग एड हो गए। हियरिंग एड नहीं होती, जिनको सुनाई नहीं देता है, वो बंदे मशीन सी लगाए रहते हैं कान के अंदर, हियरिंग एड। उसमें एक सेल यूज़ होता है हियरिंग एड में। जिन बंदों को सुनाई नहीं देता ना, वो बंदे ये मशीन यूज़ करते हैं, हियरिंग एड। उसमें इस सेल को यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है बेटा। और जो है, इसके यूज़ आपके वाचेस के अंदर भी मिलते हैं। वाचेस के अंदर भी आप इन सेल्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनमें जो है बहुत ज़्यादा करंट की डिमांड नहीं होती है। उन केसेस में आप इसको यूज़ करते हैं। क्लियर है। अब इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ बेटा, क्या क्या इसके अंदर होता है। एक तो होता है बेटा इसमें कार्बन का कैथोड। ये 1 नंबर पर कार्बन का कैथोड लगा हुआ है, ये रहा। क्लियर हो गई बात। इसके बाद बेटा इसके अंदर जो जिंक का कंटेनर होता है, ये नंबर 2 पर क्या है, जिंक का कंटेनर है। ये आपका एनोड का वर्क करता है। इसके बाद इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्स सॉरी मर्क्यूरी ऑक्साइड, जो है आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो है मिक्सचर इसके अंदर जो है फिल किया जाता है, मिक्स्ड करके रख दिया जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। ये समझ में आ गई बात। तो जो 3 नंबर पर है वो है आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट है, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में आपने इसको यूज़ किया है। इसके बाद जो ये आपका 4 नंबर पर है, ये है आपका पोरस पेपर। ये जो है इलेक्ट्रोलाइट को कंटेनर के साथ सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, उसको उसके कांटेक्ट में नहीं आने देगा। क्लियर होगी बात। तो ये सारी चीज़ें बेटा, इस तरह से आपका जो है सेल, मर्क्यूरी सेल तैयार होता है। क्लियर होगी बात। तो इसमें मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया, कैसे कैसे क्या करना है। कैथोड बनेगा कार्बन का, एनोड बनेगा जिंक का कंटेनर, अंदर उसके 3 नंबर में पेस्ट भरा हुआ है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। इसके बाद पोरस पेपर सेपरेटर आपने यूज़ किया है, वो इलेक्ट्रोलाइट को कंटेनर के कांटेक्ट में नहीं आने देगा। तो इस तरह से आपका मर्क्यूरी सेल तैयार हो गया। अब बेटा, अगर ये सेल है तो सेल रिएक्शन होगी, और सेल रिएक्शन में आप ज़रा देखना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र वगैरह हो रहा है, तो उसके थ्रू जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी इससे मिल जाएगी। तो कैथोड पे क्या हुआ, एनोड पे क्या हुआ, हम इसकी बात कर लेते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ एनोड पर। तो एनोड पर क्या हुआ, ये ज़रा चेक करते हैं, एनोड पर कौन सी केमिकल रिएक्शन हुई। एनोड में जो आपका जिंक है वो सॉलिड फॉर्म में था। उसने क्या किया, जो अंदर का मटेरियल है उसके हाइड्रोक्साइल आयन के साथ रिएक्शन करी, और जिंक का ऑक्साइड बना लिया बेटा सॉलिड फॉर्म में, वाटर बना लिया लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। समझ आया कि नहीं आया, मैं फिर बता देता हूँ। एनोड पर जो जिंक है सॉलिड फॉर्म में, एनोड जो बर्तन है आपका सॉलिड फॉर्म में, उसने हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्शन करी, जिंक का ऑक्साइड बनाया सॉलिड फॉर्म में, वाटर आपका निकल गया और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन अब कैथोड पर कंज्यूम हो जाएंगे। हम बात करेंगे किसकी, कैथोड की। कैथोड पर कौन सी केमिकल रिएक्शन हुई, आप इस पर ज़रा ध्यान दें। देखो बेटा, कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पर क्या होगा, जो आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इसने वाटर तो वहाँ आ चुका है, एनोड रिएक्शन से वाटर तो आ चुका है लिक्विड फॉर्म में, और 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके थे। उनके साथ रिएक्शन करके ये लिक्विड फॉर्म में मर्क्यूरी को जो है वहाँ पर छोड़ देगा, और आपके 2 हाइड्रोक्सिल आयन वापस जो है बर्तन में आ जाएंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये कहानी होगी। तो जो कंज्यूम किया था वो वापस बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको मिल गया है, हाइड्रोक्साइल आयन आपको वापस मिल गए। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल आयन बोलो या हाइड्रोक्साइड आयन बोलो, ये एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना इससे। ठीक है, तो एनोड पे क्या हुआ मैंने बता दिया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए थे, इंपॉर्टेंट बात है। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसने कंज्यूम कर लिए, कैथोड पर जो सेल रिएक्शन हो रही है उसने इसको कंज्यूम कर लिए, और हाइड्रोक्सिल आयन वापस आपको दे दिया। क्लियर है, ये सेल रिएक्शन आपकी कंप्लीट हुई। इस तरह से ओवरऑल रिएक्शन की अगर आप बात करते हो, तो जिंक सॉलिड ने क्या किया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, जिंक ऑक्साइड बना लिया सॉलिड फॉर्म में, और मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में वहाँ पर रह गई आपकी। तो अगर ओवरऑल रिएक्शन देख रहे हैं तो आपको साफ पता चल रहा है कि जिंक जो है आपका ऑक्सीडाइज हो गया और मर्क्यूरिक ऑक्साइड रिड्यूस हो गई। तो एक रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इसकी वजह से आपको
यहाँ करंट की वैल्यू मिल जाएगी। गॉट द आइडिया और नॉट? सिंपल सेल रिएक्शन है ये। एक चीज़ और इसमें खास है बेटा, अगर आप ओवरऑल रिएक्शन को चेक करते हो तो यहाँ कोई आयन के थ्रू रिएक्शन बहुत ज़्यादा इसमें आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो ये आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज दे देगा, मतलब आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने कंज्यूम क्या किया, हाइड्रोक्साइड आयन, और यहाँ रिलीज़ क्या हुआ, हाइड्रोक्साइड आयन। इसका मतलब है कि आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, इसलिए ये जो सेल है आपका लॉन्ग लाइफ है, ये काफ़ी टाइम तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो आता है करीब करीब 1.35 वोल्ट का। इतना वोल्ट जो है आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस का दे देता है। क्लियर है? तो इस तरह से जो है आप इसको पॉल्यूशन भी नहीं करता। दूसरी बात, इसकी वजह से आप देखना पॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम ज़रूर है, ये जो मर्क्यूरी है ना, ये कार्सिनोजेनिक इन नेचर है। अगर ये सेल ब्रेक हो जाए किसी तरह से, किसी वजह से, तो ये मर्क्यूरी एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। कहाँ जाएगी? एटमॉस्फेयर में आ जाएगी, और ये फिर वहाँ कार्सिनोजेनिक इन नेचर है, ठीक है। ये छोटी सी इसकी एक प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये बड़ा यूज़फुल सेल है। गॉट द आइडिया? ये सेल देखो बेटा, ये सेकेंडरी सेल है, मतलब आप इसको डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा से चार्ज भी कर सकते हो, ठीक है। चार्जिंग और रिचार्जिंग इसकी दोनों पॉसिबल है। बड़ा यूज़फुल आपका ये सेल है। कैसे डेवलप होता है ये बता देता हूँ। इसमें 2-2 वोल्ट के आपके कई सारे सेल यूज़ होते हैं, ठीक है। एनोड के लिए मैंने 3 जो है आपके एनोड ले रखे हैं। ये जो कलर आपको दिख रहा है, 2 डिफरेंट कलर इसमें यूज़ किए गए हैं। एक तो ब्लैक कलर यूज़ किया गया है और दूसरा आपका ये हल्का सा लाइट पिंक है, इस तरह का कलर यूज़ कर रहा है ये, ठीक है बेटा। तो इसमें जो एनोड है, 3 एनोड आपने एक साथ कनेक्ट कर रखे हैं और 3 कैथोड आपने एक साथ कनेक्ट कर रखे हैं। एनोड किस चीज़ का बना हुआ है? एनोड बना है बेटा आपका स्पंजी लेड से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? स्पंजी लेड। ये जो मैंने ब्लू कलर से यहाँ दिखा दिया, ये सब क्या है? ये स्पंजी लेड है, मतलब आपने लेड के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और इसको जो है फाइबर के थ्रू इसके अंदर जो है फिल कर दिया, तो ये स्पंजी इन नेचर हो गया। कैसा हो गया? स्पंजी इन नेचर हो गया, लेड है बेटा ये, ठीक है। इसके बाद जो अगला केस है, ब्लैक कलर के हैं आपके जो, इसमें ये लेड के ग्रिड है। इसमें क्या भरा हुआ है? लेड डाइऑक्साइड भरा हुआ है। क्लियर होगी बात? तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है इसके अंदर। 1 नंबर पर तो आप ये रखो, एनोड आपने जोड़ लिए, 3 एनोड आपने जोड़ रखे हैं। 2 नंबर पर आपने क्या कर रखा है? कैथोड जोड़ रखे हैं। फिर 3 नंबर पर आपने क्या कर दिया? डाइल्यूट H2SO4 यूज़ कर लिया। क्लियर होगी बात? डाइल्यूट H2SO4 है, काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन इसकी लो है, ठीक है बेटा। याद रखना आपको, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। ये आपको जो है करीब करीब जो आप मान के चलो, ये मिल जाएगी आपको 1.30 ग्राम की, या 38% बाई मास आप मान सकते हो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। कितनी है? 38% बाई मास, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। तो काफ़ी डाइल्यूट है ये। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से आप 2-2 वोल्ट के ये जो सेल हैं इनको यूज़ करेंगे तो आपको करीब 12 वोल्ट के आसपास जो है सीरीज़ में जब आप इनको जोड़ोगे तो ये 12 वोल्ट के आसपास आपको करंट पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे। अब ये दोनों के दोनों ध्यान रखो, कैथोड और एनोड ये जो हैं सारे पैरेलल में है, ध्यान रखना, ठीक है। देख लो, सारे एनोड एक एंड से जुड़े हुए हैं और सारे कैथोड एक एंड से जुड़े हुए हैं, दिख रहे हैं कि नहीं? तो ये पैरेलल में आ गया आपके यहाँ पर, पैरेलल सिस्टम बन गया। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर सीरीज़ में जोड़ दिया तो फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा। क्लियर है? अब इसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या बताना है? आपको ये बताना है कि एनोड किससे मिलके बना है, कैथोड किससे मिलके बना है, किस चीज़ के सोल्यूशन में इनको रखा गया है। तो 1, 2, 3 मैंने तीनों आपको पॉइंट बता दिए। अब इसमें 2 सेल रिएक्शन होंगी, एक तो चार्जिंग के दौरान और एक डिस्चार्जिंग के दौरान। तो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या क्या इसके अंदर हुआ होगा। देखो बेटा, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या हुआ, एनोड पर क्या हुआ ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। एनोड पर केस कौन सा? डिस्चार्जिंग का केस है, डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का केस है, मतलब आप सेल से रिएक्शन ले रहे हो, ठीक है। सेल से करंट ले रहे हो आप, सेल रिएक्शन हो रही है और आप सेल से करंट की वैल्यू को जो है यूज़ कर रहे हो। तो क्या होगा बेटा, एनोड पर जो लेड सॉलिड था, एनोड पर जो लेड सॉलिड था स्पंजी फॉर्म में, वो सल्फेट आयन जो था ना आपका SO4-2, किसमें? एक्वस सोल्यूशन के अंदर, उसके साथ रिएक्शन करके लेड सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा? लेड सल्फेट बना लेगा, और ये सॉलिड फॉर्म में होगा। और क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा।
क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये रिलीज कर देगा इस तरह से। एक काम खत्म हो गया। इसके बाद क्या होगा, कैथोड की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं, कैथोड की। तो कैथोड के साथ क्या होगा बेटा, यहाँ ध्यान दो, ये जो आपका लेड ऑक्साइड है, कैथोड में यही भरा पड़ा है लेड ऑक्साइड, ये सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करेगा। ये सल्फेट आयन कहाँ से आ रहे हैं, ये जो आपका डाइल्यूट H2SO4 था यहाँ से आ रहे हैं। और आपके पास क्या है, 4H पॉजिटिव, ये भी आपका H2SO4 से ही आया 4H पॉजिटिव। और ये आ गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इसने एनोड में रिलीज किए थे, एनोड पर जो रिलीज किए थे वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। अब क्या होगा बेटा, इसमें आगे ये सारे आपस में मिल करके क्या बना लेंगे, PbSO4 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, लेड सल्फेट बना लेंगे। ये आपका क्या होगा, ये सॉलिड फॉर्म में होगा और आपका क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ये सेल रिएक्शन हो गई इसकी। समझ में आया बेटा, नहीं आया? मैं फिर बता देता हूँ। एनोड कैथोड पर क्या हुआ, जो लेड डाइऑक्साइड है उसने सल्फेट आयन से रिएक्शन करी, वहाँ पर H पॉजिटिव भी था और 2 इलेक्ट्रॉन जो एनोड पे रिलीज़ हुए थे उसको कंज्यूम किया, लेड सल्फेट बना लिया सॉलिड फॉर्म में और वाटर रिलीज़ हो गया। सेल रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, फिर सेल रिएक्शन हुई, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। दैट्स ऑल। समझ आया कि नहीं आया? ये चीज़ इसके अंदर होगी। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज़ इसके अंदर होगी। अब जरा गौर करो, इसमें H2SO4 कंज्यूम हो रहा है। क्या हो रहा है, H2SO4 कंज्यूम हो रहा है। और अगर H2SO4 कंज्यूम हो रहा है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगी। जो चीज़ पहले करीब करीब 38% बाई मास थी वो 32 रह जाएगी करीब। या फिर आप ये मान के चलो, अगर ये 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी, ये डिक्रीज़ होकर के आ गई 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डिक्रीज़ हो गई ये वैल्यू। समझ में आया? तो ये सेल रिएक्शन, अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन लो हो गई तो फिर इसको, बैटरी को हमें रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी। गॉट द आइडिया? तो अब हम इसकी रिचार्जिंग में देखेंगे क्या क्या होता है। देखो बेटा, ड्यूरिंग रिचार्जिंग क्या होगा वो बताता हूँ आपको। अब केस ले रहा हूँ मैं रिचार्जिंग का। मैं सेल को रिचार्ज कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ कर चुकी है, तो रिचार्ज करूँगा। तो बेटा कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड की रिएक्शन आपको बता रहा हूँ। फिर कैथोड पर क्या होगा, जो लेड सल्फेट था आपका PbSO4, वो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को कंज्यूम कर लेगा, लेड सॉलिड फॉर्म में ले आएगा और क्या करेगा, सल्फेट आयन एक्वस सोल्यूशन में रिलीज़ कर देगा। एक काम ये हो गया। इसके बाद बेटा एनोड पर क्या होगा, एनोड पर आपको याद रखना है, जो लेड सल्फेट है सॉलिड फॉर्म में, वो वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा, PbO2 सॉलिड और प्लस SO4 -2 एक्वस में ले आएगा, H पॉजिटिव ये ले आएगा, प्रोडक्ट है बेटा ये आपके, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके। समझ आया कि नहीं आया? तो चार्जिंग के दौरान कैथोड पर एनोड पर ये रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी। क्लियर होगी बात? तो आप अगर यहाँ देख रहे हो तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, PbSO4 जो डिस्चार्जिंग के दौरान था आपका, ठीक है, वो चिपक गया था इलेक्ट्रोड से। समझ गया कि नहीं समझ गया? वो इलेक्ट्रोड से चिपक गया था और इस तरह से जो है आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र यहाँ पर हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये चीज़ है। समझ में आया? तो रिचार्जिंग के दौरान ये सेल रिएक्शन आपको याद रखनी है। चार्जिंग के दौरान मैं आपको सेल रिएक्शन बता चुका हूँ। दोनों ही रिएक्शंस आपको यूज़ करनी पड़ेंगी, तब जा करके आपका ये कंप्लीट होता है। गॉट द आइडिया और नॉट? तो चार्जिंग और रिचार्जिंग दोनों केस मैंने बता दिए, ठीक है। तो ये सेल रिएक्शन आप याद रखें और इसको आप आसानी के साथ वहाँ पर राइट डाउन करें। बिना सेल रिएक्शन के कुछ भी नहीं होने जा रहा। तो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने के लिए जैसे बनाया है वो स्टेटमेंट देंगे, फिर उसमें बताएंगे डिस्चार्जिंग के दौरान क्या हुआ। डिस्चार्जिंग के दौरान आपको 2 सेल रिएक्शन देनी है। इसके बाद रिचार्जिंग के दौरान क्या हुआ, इसमें आपको 2 सेल रिएक्शन देनी है। क्लियर होगी बात? तब जाकर के कंप्लीट होगा आपका। गॉट द आइडिया? ये देखो बेटा नेक्स्ट, निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल या इसको निकैड सेल भी बोलते हैं। इसकी क्या खास बात है, एक तो इसकी लॉन्ग लाइफ है, ये रिचार्जेबल भी है और सबसे ज़्यादा इसका यूज़ जो है कैलकुलेटर्स में होता है, इसलिए काफ़ी पॉपुलर भी है ये। ठीक है बेटा, अब इसको बनाते कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूँ, इसको किस तरह से बनाते हैं। इसमें जो है आप यूज़ करेंगे कैडमियम की रॉड, ठीक है, कैडमियम का इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, वो आपका एनोड की तरह से बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? एनोड की तरह से। और इसको रखेंगे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के अंदर।
किसमें रखेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के अंदर रखेंगे, ठीक है, और निकिल का यूज़ करेंगे, ठीक है। आप इसमें किसका यूज़ करेंगे, एक मेटल ग्रिड यूज़ रखेंगे निकिल का, निकिल 4 ऑक्साइड। तो मैं इसकी सेल रिएक्शन आपको बता देता हूँ कैसे इसकी सेल रिएक्शन हुई, वो इम्पॉर्टेंट है। तो यूज़ क्या क्या कर रहे हैं इसमें, कैडमियम की रॉड यूज़ कर रहे हैं, निकिल डाइऑक्साइड का जो है आप उसके कॉम्बिनेशन में इसके साथ रखेंगे इसको, और दूसरी जो चीज़ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करेंगे। तो सेल रिएक्शन क्या होगी वो इम्पॉर्टेंट है। एनोड पर क्या हुआ होगा मैं बताता हूँ। एनोड पर क्या हुआ, जो कैडमियम की रॉड थी, इलेक्ट्रोड था सॉलिड फॉर्म में, उसने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्शन कर ली, ये आपका एक्वस फॉर्म में था, और इसने क्या डेवलप कर लिया, कैडमियम का हाइड्रोक्साइड ये डेवलप कर लिया, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज़ कर दिए। ये सॉलिड है इसका, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या हुआ, NiO2 निकिल डाइऑक्साइड ये सॉलिड फॉर्म में है, इसने वाटर से रिएक्शन करी, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने कंज्यूम करे, जो ऊपर वाली रिएक्शन में यहाँ रिलीज़ हुए थे वो इसने कंज्यूम कर लिए, और ये कंज्यूम करने के बाद क्या बना लिया इसने, निकिल OH होल ट्वाइस बना लिया सॉलिड फॉर्म में, और क्या कर दिया, 2 OH निगेटिव डेवलप कर लिए, ये आपके एक्वस फॉर्म में। समझ आया कि नहीं आया, ये सेल रिएक्शन है। अब इसकी जो खास बातें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, काफ़ी पॉपुलर है ये, ठीक है बेटा, और ये आपका कैलकुलेटर्स में खूब यूज़ होता है, ठीक है। चार्जिंग रिचार्जिंग दोनों होती हैं, इसमें कोई गैस जो है प्रोड्यूस नहीं होती है डिस्चार्जिंग या रिचार्जिंग के दौरान, तो इसकी जो बैटरी बनेगी उसे आप सील भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी गैस नहीं रिलीज़ होती है, इसलिए जो भी आपका ये सेल तैयार होता है इस सेल को आप सील कर सकते हैं। नंबर 2, इस सेल से आपको करीब करीब 1.4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल सकता है। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम अगला जो टॉपिक है वो है हमारा फ्यूल सेल, उसको भी समझेंगे। फ्यूल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है बिल्कुल, क्लियर है, इसको और क्लियर कर लेते हैं। बेटा फ्यूल सेल जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, फ्यूल सेल, इसमें फ्यूल यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन को यूज़ करेंगे एज ए फ्यूल, ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे एज ए फ्यूल, ठीक है। और इनको जो है एक ही आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ इसका कैसे कैसे क्या है। इसमें ये 2 चीज़ें तो आपको बिल्कुल क्लियर कर दी, हाइड्रोजन आपकी जो है इस तरह से इधर एंटर करेगी और ऑक्सीजन इस तरह से इसमें यहाँ एंटर कर रही है। क्लियर होगी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसमें एनोड यूज़ कर रहे हो आप, किस चीज़ के बने हुए हैं एनोड, ये 2 नंबर पर मैंने एनोड यूज़ कर लिए, एक ये रहा और एक आपका ये रहा, ठीक है। एक एनोड है और एक कैथोड बना लिया। तो एनोड है आपका पोरस कार्बन का, और इसमें जो है जो कैटलिस्ट यूज़ कर रखा है आपने, समझ गए, पोरस कार्बन का है और इसके अंदर कैटलिस्ट यूज़ किया गया है। 3 नंबर पर क्या है, पोरस कार्बन का है और इसके अंदर भी सुटेबल कैटलिस्ट यूज़ किया गया है। क्लियर होगी बात। इसके बाद जो वाटर बनेगा वो इस तरह से बाहर रिलीज़ हो जाएगा। क्लियर होगी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ ये जो फ्यूल सेल है ये आपका किस तरह से वर्क करेगा, और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर आपने क्या यूज़ कर रखा है, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बेटा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रक्चर तो मैंने आपको सारा बता दिया। हाइड्रोजन ऐसे फ्यूल यूज़ करना है, ऑक्सीजन ऐसे फ्यूल यूज़ करना है, एनोड आपको यूज़ करना है, कैथोड यूज़ करना है। एनोड और कैथोड दोनों पोरस कार्बन के बने हुए हैं, इनके अंदर सुटेबल कैटलिस्ट यूज़ किया गया है। इसके बाद जो है आपने इसके अंदर कॉन्सनट्रेटेड एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया है, और जो केमिकल रिएक्शन के दौरान वाटर बनेगा उसे हम बाहर यूज़ कर सकते हैं, वो प्योर वाटर है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से ये बना है आपका, ये जो केमिकल रिएक्शन होगी इसकी वजह से बना बेटा, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं, मेन होता है इसके अंदर सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन कैसे होगी बेटा वो बताता हूँ आपको। एनोड पर क्या हुआ, सबसे पहले ये चेक करो एनोड पर हुआ क्या। एनोड पर जो हाइड्रोजन गैस थी उसने क्या किया, 4OH निगेटिव के साथ हाइड्रोक्सिल आयन के साथ एक्वस में जो था आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिला है ये, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करके वाटर बना लिया। 4 वाटर के मॉलिक्यूल बन गए लिक्विड फॉर्म में, और कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। ये तो एनोड पर कहानी हो गई। कैथोड पर देखो क्या हुआ होगा बेटा। कैथोड पर क्या हुआ, जो ऑक्सीजन गैस थी राइट से एंटर कर रही थी, उसने वाटर के साथ रिएक्शन करी, और जो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे उससे रिएक्शन कर लेगा, ये फाइनल कहाँ पहुँचा देगा, 4 हाइड्रोक्सिल आयन बना देगा एक्वस फॉर्म में।
इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल रिएक्शन आपको समझ में आ गई, साफ दिखाई दे रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ। तो बेटा सेल रिएक्शन से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इफेक्टिव है, काफ़ी है, ठीक है। तो ये सेल रिएक्शन आपको देनी पड़ेगी फ्यूल सेल में। स्ट्रक्चर बताओ, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, इसके बाद सेल रिएक्शन बताओ। अब इसके एडवांटेज क्या है फ्यूल सेल के, ये देख लो बेटा। एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल बेटा मैं आपको बताता हूँ। जो पहला इंपॉर्टेंट है, ये टेम्परेचर की काफ़ी अच्छी रेंज पर काम करते हैं। 70 से लेकर के 140 डिग्री सेल्सियस तक ये जो है परफॉर्म कर सकते हैं। इस पर भी जो है इनका जो है परफॉर्मेंस अच्छी आती है, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पर है, हमें उम्मीद रहती है कि 100% इनकी एफिशिएंसी है। हम ऐसा उम्मीद करते हैं 100% एफिशिएंट है, लेकिन इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता है। ये करीब करीब 60 से 70% तक आपके एफिशिएंट रहते हैं, मतलब इतनी पावर आपको ये देंगे। ये फिर भी काफ़ी बेटर है। अगर आपके दूसरे जो थर्मल पावर प्लांट वगैरह हैं उसके थ्रू तो आपकी एफिशिएंसी सिर्फ 40% रहती है, तो उसके रेस्पेक्ट में तो काफ़ी अच्छे हैं। 40% के रेस्पेक्ट में 60 to 70% आपको ये पावर दे रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी बेटर है। और नंबर 3 जो सबसे अच्छी बात है, इनकी वजह से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। जैसा पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलता है, बहुत सारा जो धुआं निकलता है, उसके अंदर कार्सिनोजेनिक गैसेस निकलती हैं, एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। लेकिन इन सेल्स के अंदर ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ये यूज़फुल है, इनसे एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होता है। तो ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। कैसे हैं? एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो ये भी इसका एक फ़ायदा ही है। गॉट द आइडिया? ये इसका एक फ़ायदा है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है एफिशिएंसी इसकी। एफिशिएंसी इसकी करीब करीब 83% होती है बेटा, ठीक है। एफिशिएंसी इसकी कितनी होती है? 83% है। एफिशिएंसी का जो फैक्टर आता है वो होता है बेटा आपका जा करके डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच और मल्टीप्लाई बाई 100, इसके थ्रू वो कैलकुलेट होता है, ठीक है। और ये जो सेल है आपको करीब करीब 1.29 के आसपास का जो है, कितना, V इज इक्वल टू 1.29 वोल्ट, इसके आसपास का जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे देता है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या फ़ायदे हैं फ्यूल सेल के? तो 3-4 पॉइंट मैंने आपको बताया, ये आपको एग्ज़ाम में भी लिखने होंगे अगर आ जाए तो। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इसकी डिफ़िकल्टी क्या होती है फ्यूल सेल को कंस्ट्रक्ट करने में। देखो बेटा, जब हम फ्यूल सेल बनाते हैं तो ये बात तो ठीक है कि इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको कंस्ट्रक्ट करने में कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। जैसे पहली डिफ़िकल्टी तो ये आती है कि 3 फेजेज़ हैं इसके अंदर, 3 फेजेज़ हैं। 3 फेजेज़ का मतलब है सॉलिड फॉर्म में भी है कुछ मटेरियल, कुछ लिक्विड फॉर्म में है और कुछ आपका गैस फॉर्म में। गैस में कौन कौन है? एक तो हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में कौन है बेटा? लिक्विड फॉर्म में कौन था? इलेक्ट्रोलाइट था बेटा। लिक्विड फॉर्म में कौन था? इलेक्ट्रोलाइट था, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे थे। और सॉलिड फॉर्म में कौन है? सोचो बेटा, सॉलिड फॉर्म में कौन था? इसमें कैटेलिस्ट था आपका। सॉलिड फॉर्म में कौन था? कैटेलिस्ट। तो ये डिफरेंट जो फेजेस हैं, इनको आपस में कांटेक्ट में रखना इतना आसान नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है। इनको आप आसानी के साथ जो है एक साथ कांटेक्ट में रखने में आपको दिक्कत आएगी। एक प्रॉब्लम तो ये आ गई बेटा। दूसरी चीज़ है, जो इसके अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है? इलेक्ट्रोलाइट। ये होता है बेटा कोरोसिव इन नेचर। कैसा होता है? कोरोसिव। ये कोरोसिव इन नेचर होता है, समझ गए? ये प्रॉब्लम करता है, कोरोसिवनेस पैदा कर देता है, चीज़ों को गला देगा, ठीक है। तो वहाँ पर दिक्कत आती है। तीसरी जो बात है इसकी, कॉस्ट ज़्यादा है। इसके अंदर जो कैटेलिस्ट यूज़ किया है आपने, जो कैटेलिस्ट यूज़ करते हैं पोरस कार्बन के अंदर कैटेलिस्ट, वो एक्सपेंसिव है, महंगा है वो, ठीक है। जैसे प्लैटिनम है या पैलेडियम है या सिल्वर है, इसे हम एज ए कैटेलिस्ट यूज़ करते हैं और ये सारे के सारे क्या हैं? एक्सपेंसिव मटेरियल है। इसके बाद इसमें जो है आपका सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है गैसियस फ्यूल को हैंडल करने में। अगर टेम्परेचर लो है, प्रेशर हाई है, ठीक है बेटा। लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, अगर ये दो बातें हैं तो जो गैसेस है ना आपकी, कौन कौन सी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको हम आसानी के साथ हैंडल नहीं कर पाएंगे, मुश्किल आएगी।
तो ये 3-4 स्टेप ऐसे हैं जो हमें फ्यूल सेल को कंस्ट्रक्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसकी डिफ़िकल्टीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हो रहे हैं, दिक्कतें भी आ रही हैं। क्लियर होगी बात? अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है आपकी, वो फ्यूल सेल जो है हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका स्पेस में। स्पेस में क्या होता है कि हमें अलग से थोड़ा सा भी सामान अगर आप ऊपर ले जाओगे तो आपको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है फ्यूल सेल में आपको पीने के लिए पानी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका बाई प्रोडक्ट ही वाटर आता है और वो वाटर इतना प्योर है हम उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, अपने यूज़ पर्पसेस में, डेली पर्पसेस में यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसलिए काफ़ी एफिशिएंट माने जाते हैं। गॉट द आइडिया? एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो इस तरह से आपका फ्यूल सेल कंप्लीट होता है बेटा। गॉट द आइडिया? अब बेटा जो अगला टॉपिक है वो है आपका कोरोजन। कौन सा टॉपिक है? कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है, अगर हम देसी में कहें तो जंग लगना। ठीक है, तो इसकी एक तो आपको डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो जो कोरोजन है वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनने की वजह से हो जाता है बेटा। जो एटमॉस्फेयर है उसके कांटेक्ट में जब कोई मेटल आता है तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर में आपकी एसिड होता है, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं, वो आपस में रिएक्ट करके एसिड बना लेती हैं। और जब वो एसिड मेटल के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पर क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है, एक सेल फॉर्म हो जाएगा। और अगर सेल फॉर्म हो गया तो फिर सेल रिएक्शन होगी। सेल रिएक्शन होगी तो कोई ना कोई एक मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगी, इससे वो धीरे धीरे उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो कोरोजन बेसिकली जंग लगना है। कैसे होता है, एक तो आपको इसकी डेफिनेशन देनी है, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ द मेटल। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें धीरे धीरे मेटल कंज्यूम हो जाती है, किस वजह से? अटैक ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस। उस पर अगर एटमॉस्फेरिक गैसेस अटैक करती हैं सरफेस पर, और उससे क्या होता है, कुछ कंपाउंड बन जाते हैं, जैसे ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फाइड बन जाएगा, कार्बोनेट बन जाएगा या सल्फेट बन जाएगा। इसको बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, जो फेरिक ऑक्साइड है आपका, ये रहा, ये देख रहे हो आप, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? एक्स मोल्स ऑफ वाटर जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? एक्स मोल्स ऑफ वाटर जुड़े हुए हैं, और ये इसको जंग में तब्दील कर रहे हैं। गॉट द आइडिया? अब मैकेनिज्म की बात करते हैं, कैसे जंग लगती है, मैं इसकी बात कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, सबसे पहले बेटा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर में मौजूद पानी है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है, जो कुछ भी है वहाँ पर, वो मिल करके आपका एसिड बना लेंगे। इसने मान लो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके एक एसिड बना लिया, कार्बोनिक एसिड बन गया। अब ये एसिड है तो ये आयंस में तब्दील हो जाएगा, वो बात अलग है, वीक एसिड है लेकिन है तो एसिड। तो ये H2CO3 जो बना, ये बेटा आयंस में तब्दील हो जाएगा। किस तरह से? ये बना लेगा 2H पॉजिटिव और आपका CO3-2, ये डेवलप कर लेगा। क्लियर होगी बात? अब ये जो H पॉजिटिव यहाँ रिलीज़ हुए, ये H पॉजिटिव जो रिलीज़ हुए, आगे अगले स्टेप में देखो ये क्या करेंगे। ये अगले स्टेप में क्या करेंगे, मान लो मेरे पास क्या है, आयरन है। आयरन है, आयरन किस में कन्वर्ट हो रहा है? Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, और क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज़ कर रहा है। क्लियर होगी बात? ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज़ कर दिए और Fe+2 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? अब उससे अगले स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में मैं आपको बताता हूँ। जो एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन है उसके पास 2 चीज़ें आ चुकी हैं। कौन कौन सी, वो बता देता हूँ आपको। एक तो ये इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं और एक ये आपका H पॉजिटिव आ चुका है। ये इन दोनों को यूज़ कर लेगा, इन दोनों को यूज़ कर लेगा, और यहाँ पर 4H पॉजिटिव आ गया मान लो इसके पास, और 4 इलेक्ट्रॉन मैंने यूज़ कर लिए, तो मेरे पास क्या होगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, आपका वाटर यहाँ तैयार हो जाएगा। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। ये बात तो समझ में आई कि नहीं आई आपकी? ये आपका वाटर तैयार हो जाएगा। ये जो वाटर है मेटल के कांटेक्ट में आ जाएगा। किसके कांटेक्ट में आएगा? मेटल के कांटेक्ट में है ये सारा। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, वहाँ मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका इसमें, वो देखो। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो फोर्थ स्टेप है उसमें होगा, जो आयरन आपका सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो उसने एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन के साथ, और जो ऑक्सीजन के साथ ये एसिड मौजूद था, ये भी तो है ना आपका, एसिड तो बन गया ना, इसी वाटर के अंदर आ गया था। ज़रा दिमाग लगाओ क्या हुआ होगा। ये आपका आयरन था, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन थी, H पॉजिटिव बन चुका था, कार्बोनिक एसिड बना था, उसने ब्रेक होकर के H पॉजिटिव दे दिया था, और ये H पॉजिटिव एक्वस में है, मतलब वाटर के अंदर डिजॉल्व है, ये H पॉजिटिव है वहाँ पर। ठीक है, ये हो गए। तो इनने मिल करके किया क्या, इनने आपका Fe+2 आयन डेवलप कर लिया यहाँ पर। ये आपका पानी के अंदर है, एक्वस फॉर्म में,
और इसके बाद वाटर जो है आपका इस तरह से वहाँ मौजूद रहेगा। क्लियर होगी बात। यहाँ पर एक सेल बन गया आपका E0 सेल, E0 सेल आपका बन गया, आएगा सेल बन गया, तो उसका E0 सेल हमने निकाल लिया, वो आया करीब करीब 1.67 वोल्ट। काफ़ी ठीक है, ये सेल रिएक्शन हुई होगी, ठीक है। तो उससे ये बैटरी डेवलप हुई और उसका EMF आपको पता चल गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 1.67 वोल्ट है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो बेटा क्या हुआ होगा, अब मैं आगे बताता हूँ क्या हुआ होगा अगले स्टेप में। फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ, फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ वो बताता हूँ। जो Fe+2 बन के आए थे, आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe+2 में कन्वर्ट हो गया ना, यहाँ दिखाई दे रहा है साफ साफ, ये Fe+2 में कन्वर्ट हो गया। तो इसके मैंने 4 ले लिए आयन। ये जो आयन है Fe+2 आयन है, ये एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है और जो आपका वाटर मौजूद है, इन दोनों को यूज़ करके ये 2Fe2O3 बना रहा है। क्या बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड बना रहा है। फेरस आयन से कहाँ पहुँच गया, फेरिक आयन में पहुँच गया। यहाँ तो Fe के ऊपर कितना है, +2 है, और यहाँ Fe के ऊपर कितना आएगा, +3 चार्ज आएगा। और क्या करेगा, ये 8H पॉजिटिव रिलीज कर देगा एक्वस फॉर्म में। इसकी ज़रूरत है, एसिड हमारे पास लगातार रहना चाहिए, ये आ जाएगा। अब जरा दिमाग लगाओ, लास्ट में क्या होगा, ये जो आपका Fe2O3 है, 6 स्टेप की बात बताता हूँ आपको, इसमें क्या हुआ होगा, ये जो आपका Fe2O3 है, Fe2O3, इसने क्या किया, X वाटर के मॉलिक्यूल अपने साथ जोड़ दिए और किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, Fe2O3.XH2। ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं आपके आयरन के साथ जा कर के जुड़ गए। ये मान लो आपका आयरन है, ठीक है, और इसके साथ जो है ये वाटर ड्रॉपलेट, मान लो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाटर ड्रॉपलेट इस तरह से इससे जुड़ जाएंगी, जुड़ गई, और धीरे धीरे इसको कंज्यूम करना शुरू कर देंगी। ये है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसी को क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। तो 1 नंबर में तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि रस्ट का फार्मूला लिखो। अब जरा दिमाग लगाओ, अगर रस्टिंग ज़्यादा हो रही है तो आपको वाटर के मॉलिक्यूल वहाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है, वहाँ वाटर काफ़ी ज़्यादा होगा। इसलिए आप देखना बारिश के दिनों में रस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर पानी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर ड्राइनेस होगी तो फिर रस्टिंग कम हो जाती है। गॉट द आइडिया और नॉट, सिंपल। अब मैं आपको एक बार पूरे को दिखा देता हूँ कैसे कैसे क्या हुआ। कोरोजन तो आप समझ गए थे, जंग लगना होता है। सबसे पहले क्या हुआ, आपका जो वाटर मौजूद था एटमॉस्फेयर में, और मौजूद क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड, उसने मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाया, और कार्बोनिक एसिड ने H पॉजिटिव कार्बोनेट आयन रिलीज़ कर दिया। सल्फर डाइऑक्साइड होती तो भी यही कहानी आपकी बन के आती, H पॉजिटिव रिलीज़ होता। इसके बाद जो लोहा था, आयरन था, वो Fe+2 और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा। अब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी है और आपके H पॉजिटिव भी हैं और इलेक्ट्रॉन भी आ चुके हैं, तो ये मिलकर के वाटर बना लेंगे। ये वाटर आपका किसकी कांटेक्ट में आ जाएगा, आयरन की कांटेक्ट में आएगा। ओवरऑल रिएक्शन बता रहा हूँ, ये फोर्थ वाली ओवरऑल रिएक्शन है। जो लोहा था, आयरन था, उसने एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है, जो H पॉजिटिव आया है, उसके साथ मिल करके क्या क्या तैयार कर लिया, Fe+2 तैयार कर लिया, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो Fe+2 है, ये एनवायरनमेंट में मौजूद जो ऑक्सीजन है और जो वाटर है, उसके साथ ये रिएक्शन करके Fe2O3 बना लेगा। क्या बना लेगा, Fe2O3 बना लेगा। और ये जो Fe2O3 है आपका, ये वाटर जो मौजूद था उसको क्रिस्टल फॉर्म में अपने साथ जोड़ लेगा और रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फार्मूला किस चीज़ का है, रस्ट का फार्मूला है। अगर आपकी जो आती है, ये पूरा आपका आता है रस्टिंग ऑफ आयरन या कोई भी दूसरी चीज़ की रस्टिंग कैसे होती है, तो आपको सारी केमिकल रिएक्शंस लिखनी पड़ेंगी। गॉट द आइडिया। तो फाइनल आपका जा करके ये कंप्लीट होता है इस तरह से। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कोरोजन को प्रमोट करती हैं, ये भी पूछ सकता है। वो कौन कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से हमारा जंग ज़्यादा लग सकता है, कोरोजन ज़्यादा हो सकता है। तो पहला तो है आपका रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। देख रहे हो बेटा, ये दिखाई दे रहा है, ये चीज़ क्या है, ये रस्ट है आपकी। वो सारी केमिकल रिएक्शंस आपको दिखाई गई दोबारा, वो तो आप समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो हो गया ना, ये जो पोर्शन है ये रस्ट है आपका, ये रहा, क्लियर है, ये रस्ट है, जंग है ये। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कोरोजन को प्रमोट करती हैं, तो पहला है रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। अगर जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो उस पर जंग जल्दी लगेगा, क्योंकि वो सेल बहुत जल्दी फॉर्म कर लेगी। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़, अगर वहाँ पर इम्प्योरिटी ज़्यादा है तो भी रस्टिंग के रेट को बढ़ा देंगी। एयर के अंदर जो मॉइस्चर है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, अगर एयर और मॉइस्चर की जो है कांटेक्ट में ज़्यादा है कोई भी मटेरियल आपका, तो उसमें जो है रस्ट ज़्यादा लगता है। तभी आप देखते हो बारिश के दिनों में मॉइस्चर ज़्यादा होता है ना, पानी ज़्यादा होता है हवा में, तो जंग भी ज़्यादा लगती है। इसके बाद अगर जो मेटल है उसके अंदर स्ट्रेंस हैं, क्रैक्स आ रहे हैं उसके अंदर,
जैसे मान लो ये आपकी कोई मेटल है, ठीक है, और इसके अंदर कोई क्रैक है, इस तरह से कटी हुई है मान लो ये, तो इसमें बहुत जल्दी जो है आपको देखने को मिलेगा कि रस्टिंग होगी। रीज़न है क्रैक्स होने से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ने से मॉलिक्यूल्स ज़्यादा कांटेक्ट में आएंगे तो रस्टिंग भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस से भी आपकी रस्टिंग का रेट बढ़ जाता है, सेल रिएक्शन ज़्यादा होगी। तो ये 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जिनकी हेल्प से आपकी रस्टिंग इंक्रीज़ हो जाती है। गॉट द आइडिया। कैसे बचें रस्टिंग से, उसके भी मेथड होते हैं बेटा, कुछ ऐसे मेथड हैं जिसकी हेल्प से हम रस्टिंग से बच सकते हैं, वो बताता हूँ आपको। तो बेटा कैसे बच सकते हो रस्टिंग से, पहला है बैरियर प्रोडक्शन। मान लो ये आपका मटेरियल है, आप चाहते हो कि इसे मैं बचा लूँ, तो इसको बचाने के लिए क्या करो, आप इसके ऊपर किसी चीज़ का पेंट कर दो, किसी ऐसी चीज़ का पेंट कर दो जिससे कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जैसे एयर है या वाटर है, ये डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में, अंदर वाले के कांटेक्ट में ना आए। तो जब कांटेक्ट में आएगा नहीं तो सेल बनेगा नहीं, सेल बनेगा नहीं तो फिर आपकी ये मेटल सेफ रहेगी। तो पेंट कर दो या पॉलिश कर दो या ऑयल इसके ऊपर लगा दो, कुल मिलाकर के आप इसको एनवायरनमेंट से डिसकनेक्ट कर दो, तो आप अपने मटेरियल को बचा सकते हो। एक तरीका तो ये है आपका, ठीक है। दूसरा मेथड बेटा इसमें ये है कि सैक्रिफिशियल प्रोडक्शन यूज़ कर लो। सैक्रिफिशियल प्रोडक्शन क्या होता है वो बता देता हूँ। सैक्रिफिशियल प्रोडक्शन में क्या है कि जैसे मान लो ये आपने टीन सेट है आपके पास, ये आपका एक टीन सेट है और इसके ऊपर जो है ये आयरन का है। किस चीज़ का है? आयरन का है। आप इसके ऊपर जिंक की प्लेट चढ़ा दो या एल्यूमिनियम की परत चढ़वा दो, उससे क्या होगा कि जो भी रिएक्शन होगी पहले, आपकी जो भी रिएक्शन होनी है पहले, मान लो ये आपका एल्यूमिनियम का है, मान लो एक केस बता रहा हूँ आपको, मान लो एल्यूमिनियम का है, तो जो भी रिएक्शन होगी पहले किससे होगी? एल्युमिनियम से होगी। तो सबसे पहले ये एल्युमिनियम को खाएगा, आयरन तो बच जाएगा। भाई एनवायरनमेंट में क्या है? एयर है और मॉइस्चर है, ये सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन करेंगे? और बहुत सारी गैसेस हैं, CO2 है, SO2 है, लाइक दैट बहुत सारी गैसेस हैं, तो दुनिया भर का एसिड बनता है। तो वो जा करके सबसे पहले एल्युमिनियम से रिएक्शन करेगा, उसको ख़त्म करेगा, इसके बाद नंबर आएगा आयरन का, तब तक आप आसानी के साथ यूज़ कर सकते हो। तो किसने सेक्रीफाइस किया? जो उसके ऊपर आपने दूसरी मेटल यूज़ करी है उसने सेक्रीफाइस कर दिया, इसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोडक्शन। गॉट द आइडिया। नेक्स्ट प्रोडक्शन है बेटा आपके सामने इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन या कैथोडिक प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है मैं ये आपको बताता हूँ। जैसे ये आपकी पाइपलाइन है, एक नंबर पर क्या है? ये पाइपलाइन है, आयरन की पाइपलाइन है, आप इसको बचाना चाहते हो तो आप क्या करो, आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो पाइप है ये धरती के नीचे दबा हुआ है, अर्थ सरफेस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अर्थ सरफेस है, आपने अर्थ के नीचे इसको पाइपलाइन को दबा रखा है। पाइपलाइन के अंदर जो है आसपास क्या है? मॉइस्ट सोइल है, इसके अंदर आयंस भी प्रेजेंट हैं और दुनिया भर की दूसरी चीज़ें भी प्रेजेंट हैं, तो वो इसके कांटेक्ट में आके इसको धीरे धीरे जंग लग जाएगी और इसको गला देंगी। उससे बचने का तरीका क्या है? उससे बचने का तरीका है कि इस पाइपलाइन के साथ आप एक ये नंबर 2 पर क्या लगा दो? इससे ज़्यादा एक्टिव मेटल यूज़ कर लो, ठीक है। तो होगा क्या? जो भी चीज़ें अटैक करेंगी उनके पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे, 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर पर आयरन है, 2 नंबर पर मैग्नीशियम है। तो जब वो उनके पास कंपटीशन होगा तो देखेंगे कि 2 नंबर ज़्यादा एक्टिव है तो एक को छोड़ देंगे, वो 2 पे अटैक कर देंगे। समझ आया कि नहीं? वो 2 नंबर पे अटैक कर देंगे तो आपकी जो आयरन वाली पाइपलाइन है वो तो सेफ रहेगी, मैग्नीशियम की रॉड धीरे धीरे या जो भी मैग्नीशियम का एनोड आपने यूज़ किया वो धीरे धीरे कंज्यूम हो जाएगा, तो आयरन बची रहेगी, मैग्नीशियम खत्म होगा। तो हमें बचानी भी आयरन है क्योंकि उस पाइपलाइन के अंदर से हमारा मटीरियल पास हो रहा है। गॉट द आइडिया और नॉट? ये चीज़ है। अब लास्ट है आपका क्या? एंटी रस्ट सोल्यूशन। कुछ ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो जंग नहीं लगने देते हैं, ठीक है, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में? तो इस तरह से जो है आप अब आपके दिमाग में आ गया एंटी रस्ट सोल्यूशन कौन से होते हैं। एल्कलाइन फॉस्फेट हो या एल्कलाइन क्रोमेट सोल्यूशन हो, एल्कलाइन फॉस्फेट ये हो या फिर एल्कलाइन क्रोमेट हो, एल्कलाइन क्रोमेट, ये दोनों जो होते हैं एंटी रस्ट सोल्यूशन होते हैं, इनको यूज़ करके आप जो है रस्टिंग से बचाव कर सकते हो। गॉट द आइडिया? तो इस तरह से हमारा जो है ये कंप्लीट होता है। क्लियर बेटा? थैंक यू।